जय हिंद टू और मेरे रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। तो देखिए, जैसा कि आज हम कहीं ना कहीं जो हमारी एक चंद वंशावली चल रही थी, आज उसका हम अंत करने वाले हैं। वो आज लेक्चर 13 है, जिसमें हम देखेंगे कि जो अंतिम शासक हमें दिखते हैं वो कौन कौन थे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आप जरूर देखें, तभी आपको पूरी स्टोरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, राइट। तो आइए शुरू हम करते हैं जगत चंद्र से। जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, हमने देखा था कि हमने बात करी थी ज्ञानचंद की। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ज्ञानचंद जो है वो दो है। ज्यादातर हमें वंशावली में दो ज्ञानचंद दिखते हैं, ठीक है। एक बार उसमें चर्चा कर लेते हैं। एक ज्ञानचंद वाला है जिसको गरुड़ ज्ञानचंद कहा गया, यानी कि इसको कौन सी उपाधि दी गई? गरुड़ की उपाधि दी गई। और गरुड़ की उपाधि देने वाला कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का जो एक कार्यकाल था शासन का, वो है 1351 से लेकर 1388। तो उस हिसाब से हम कह पाते हैं कि जो ज्ञानचंद है, हम सभी जानते हैं ये फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था, जिसका जो समय काल है वो 365 से 1420 का था। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं ये ज्ञानचंद है आपकी 14वीं शताब्दी का। और वैसे ही एक और ज्ञानचंद हमें दिखता है जो कहीं ना कहीं हमें समकालीन दिखता है, किसके? औरंगजेब के, ठीक है। और हम सभी जानते हैं जो औरंगजेब है उसका जो कार्यकाल है वो है आपका 1656 से लेकर 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं ज्ञानचंद जो ये वाला है, सेकंड वाला, इस ज्ञानचंद की जो मृत्यु होती है 1708 में, ठीक है। इस तरह से अब हम जो स्टोरी देखने वाले हैं, ठीक है, जो हम बात करने वाले हैं वो ये सेकंड वाले ज्ञानचंद के बाद से करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1708 में जो ज्ञानचंद है उसकी मृत्यु हो गई है, और उसके निधन के बाद कौन बैठता है गद्दी पर? जगत चंद बैठता है, ठीक है। और जगत चंद का जो कार्यकाल है वो 1708 से लेकर 1720 तक है, राइट। तो जगत चंद के बारे में बताया गया है कि ये काफी अच्छा राजा है। इसके समय पर जो जनता थी, जो प्रजा थी, इसकी काफी खुश थी, और ये काफी लोकप्रिय राजा था, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसके शासनकाल में जो एक राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, अब कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि राजनीतिक स्थिरता आ गई है, कृषि समृद्धि हो गई है, इस तरह से, राइट। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है हमें याद रखने वाली है कि कुमाऊं में एक प्रचलित हो गया था एक मनोरंजन जो था जुआ जुआ का। जुआ काफी खेला जा रहा था, और जुए की वजह से काफी लोग बर्बाद हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें दिखता है जो हमारा जगत चंद है, ये जो शासक है हमारा जगत चंद, ये कहीं ना कहीं इस जुए पे लगाम लगाएगा, इसको रोकेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उस समय के लोग जो जुए की वजह से बर्बाद हो रहे थे वो कहीं ना कहीं दोबारा से ट्रैक पे आते हैं, उन लोगों के ये रोजगार देता है। तो इस तरह से हमें दिखता है कि किस तरह से जो जगत चंद है वो काफी बेहतर शासक है, राइट। तो जगत संघ के बारे में जरा एक बार हम लिंकिंग पैटर्न से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लिंकिंग करना बहुत जरूरी है। तो कभी भी जगत संघ के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि ये किसका समकालीन था। तो जगत संघ का जो हमारा समय काल है, जैसे कि आपने देखा 1708 से लेकर कितना है 1720। तो यहीं पर आप देखेंगे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में हम सभी जानते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है, जो 65 साल की उम्र में गद्दी पे बैठा है, जिसका नाम है बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं गद्दी पे बैठा है 1707 से लेकर 1712 तक। और 1712 के पश्चात हमें दिखता है बहादुर शाह के वन के बाद, बहादुर शाह वन के पश्चात हमें दिखता है गद्दी पे बैठता है जहांगीर शाह। जहांगीर शाह गद्दी पे बैठता है, ठीक है। कब बैठता है गद्दी पे? 1712 में। अब 1712 में ही गद्दी पर तो बैठता है, पर कहा जाता है कि असली जो जो शक्ति थी वो किसके पास थी? जुल्फिकार खान के पास। जुल्फिकार खान। और ये बात मेरी याद रखिएगा आपको कि मुगल जो साम्राज्य था, मुगलों में जो उनका शासक होता था उसी के पास पूरी शक्ति होती थी। और ये प्रथा केवल बहादुर शाह प्रथम तक हमें दिखी, ठीक है। और बहादुर शाह वन के बाद जब जहांगीर शाह गद्दी पे बैठा तो वो खाली एक कठपुतली था। असल शक्ति किसके पास थी? जो जुल्फिकार था, जो जुल्फिकार खान था। और ये जुल्फिकार खान कौन था? ये जहांगीर शाह का एक मंत्री था, ठीक है। मंत्री, एक नोबल था, ठीक है। और इसके पश्चात हमें दिखता है चाहे अब गद्दी में जहांगीर शाह के बाद फर्रुखसियार बैठेगा गद्दी पे, या उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला बैठेगा, जो भी बैठेगा, पर असल पावर जो होती थी वो मंत्रियों के पास ही रही है। क्योंकि जुल्फिकार खान के बाद हमें दिखता है जो सैयद ब्रदर है, सैयद ब्रदर्स, वो गद्दी पे, मतलब असल शासक जो होंगे वो सैयद ब्रदर्स होंगे, जो मंत्री होंगे। और चाहे गद्दी में फर्रुखसियार बैठा है या गद्दी में मोहम्मद शाह रंगीला बैठा है, असल पावर हमें सैयद ब्रदर्स की बात होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात हमें यह दिखता है
कि जहांगीर शाह से शुरू होता है कि जो असल शक्ति है वो चली जाती है मंत्रियों के पास। इसीलिए मुगल साम्राज्य कहीं ना कहीं अंत होने लगा था, राइट। और यहाँ पर जगत चंद में हमने क्या देखा है, जगत चंद का जो समय काल है वो 1708 से लेकर 1720 है। तो जगत चंद किसका समकालीन है? बहादुर शाह का भी समकालीन है, जुल्फिकार, माफ करना, जहांगीर शाह का भी समकालीन है, और कहीं ना कहीं आने वाले फर्रुखसियार का भी समकालीन है, और कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह रंगीला उसका भी समकालीन है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है वो आपने ध्यान से देखना। तो ये हमने देख लिया, आगे देखते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए एक हमारे इतिहासकार हैं काफी प्रसिद्ध, इन्हीं की रिसर्च से हमें कुमाऊं का इतिहास पता चलता है, खासकर चंदो और परमार की वंशावली पता चलती है। जो हमारे एच जी वोल्टन साहब है, इन्हीं ने कहीं ना कहीं अल्मोड़ा गैजेट लिखी है, जो 1911 में प्रकाशित हुई थी, अल्मोड़ा गैजेट। ये बात आपने याद रखना, मेरे पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको अल्मोड़ा गैजेट के बारे में। किसने प्रकाशित करी है? एच जी वोल्टन ने। ठीक है, तो एच जी वोल्टन साहब कहते हैं कि जो जगत चंद है, जगत चंद का नाम अभी भी ऐसे राजा के रूप में सम्मानित किया जाता है जिसने अपनी प्रजा के प्रति स्नेहपूर्ण स्मरण रखा और बनाए रखा। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसने अपनी प्रजा के लिए बहुत काम किया, और ये कहीं ना कहीं दयालु था और अपनी प्रजा को समान रूप से देखता था। ठीक है, और इसी के दौरान, क्योंकि इसका शासन काल में इसके अंदर काफी एक एक राजा के पूरे गुण थे, चतुर भी था। तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे हमने तराई क्षेत्र के लिए बोला है कि कुमाऊं, जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें तराई क्षेत्र के लिए कहा जाता था 84 कोस या 9 लखा। यानी कि ये था 84 कोस, मतलब इतनी बड़ी जमीन थी है, और इससे 9 लाख का सालाना क्या आता था? राजस्व। तो यहीं पर हम देख रहे हैं कि ये कहा जाता है कि जब जगत चंद गद्दी पे बैठा था तो 9 लाख का राजस्व आया हमें तराई क्षेत्र से। ठीक है, और इसके बाद ये भी बताया जा रहा है, एच जी वोल्टन कह रहे हैं कि जब हमारे जगत चंद नहीं रहेंगे, यानी कि 1720 के बाद, तो हमें दिखेगा कि देवी चंद आएगा। तो देवी चंद के वहां से हमें दिखेगा कि कहीं ना कहीं अंत होने लगेगा मुगल वंशावली का। यानी कि वो जो मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि बहादुर शाह वन के पश्चात जब जहांगीर शाह गद्दी पे बैठता है, तो जहांगीर शाह के गद्दी में बैठने का मतलब था कि असल पावर जुल्फिकार खान के साथ पास थी। वही चीज हमें यहाँ पर भी दिखती है कि जब जगत चंद की मृत्यु होगी तो गद्दी पे बैठेगा देवी चंद, और देवी चंद जब गद्दी पे बैठेगा तो देवी चंद के पास असल शक्ति नहीं होती, वो शक्ति कहीं और चली जाती है। तो इसी के पश्चात हमें दिखता है कि जो चंद शासक आएंगे वो उतने प्रभावशील नहीं, राइट। तो देखिए अब आ गया आपका देवी चंद। तो हमने देखा है कि जो हमारा जगत चंद है, इसकी जो मृत्यु हो जाती है, इसको चेचक हो जाता है। तो ये मुझे याद आ रहा है, क्वेश्चन पूछा गया था कि किस चंद शासक की मृत्यु चेचक से हुई थी। तो यहाँ पर आपने क्या टिक करके आना है? जगत चंद। तो जगत चंद की मृत्यु हो गई है चेचक से, फिर उनके बेटा जो है देवी चंद, वो गद्दी पे बैठेगा। पर उसने, उनके शासनकाल ने चंद शक्ति का पतन की शुरुआत की। देखिए ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था मुगलों में कि जब से जहांगीर शाह बैठा फिर वहां से मुगलों का अंत होने लगा, पतन होने लगा। वैसा ही जब गद्दी पे देवी चंद बैठा तो कहीं ना कहीं चंदों का पतन होना शुरू हो गया। आगे हमारे वोल्टन साहब कहते हैं कि वह एक कमजोर और ढोलमुल शासक था, कौन? देवी चंद, और उसने अपनी प्रजा का कर चुकाने की कोशिश से अपनी मूर्खता का सबूत दिया। अब आप जानते हैं, आजकल आप देखते होंगे कि किसान के लोन माफ कर दिए जाते हैं, इस तरह से सरकार पूरे माफ कर देती है। पर ये होता क्या है कि ये आगे चलकर शासन प्रशासन के लिए गलत हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो सरकार होती है वो कर्ज तले दब जाती है। तो वही चीज यहाँ पर हुआ कि हमारा जो देवी चंद है, उसके उसके अंदर भी उसकी प्रजा के लिए काफी स्नेह था। तो उसने क्या किया था, जितने भी कर्ज थे उसने सारे कर्ज माफ कर दिए थे, और इस चक्कर में उसने क्या किया था, एक मूर्खता दिखा दी थी, राइट। आगे देखेंगे, और डॉक्टर श्यामलाल क्या कहते हैं, ये हमारे दूसरे रिसर्चर हैं, हिस्टोरियन है, इनकी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। यानी कि जो वोल्टन साहब, एच जी वोल्टन साहब ने बोला है कि कर्ज तले दब गया है देवी चंद, जिसने कर्ज माफ कर दिए थे अपनी जनता के। तो इसी बात से सहमत हैं डॉक्टर श्यामलाल भी, और कहते हैं कि देवी चंद चापलूसी का शौकीन भी था। यानी कि जो उसकी तारीफ करेगा उसी को वो मानता था, और इसी का फायदा उठाया था ब्राह्मण से, जो उस समय के ब्राह्मण थे उनके दरबार में, उन्होंने इसका फायदा उठाया, राइट। तो आगे क्या हुआ कि अधिकांश जो भी ब्राह्मण उनकी चापलूसी करता था और कहता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे आप यहाँ मंदिर बनाने के लिए इतना पैसा दे दीजिए, या मेरे ऊपर कोई कर्जा है माफ कर दीजिए। तो इस तरह से क्या होता था, जो हमारे देवी चंद हैं वो अपनी प्रशंसा सुनने के बाद ब्राह्मण के कर्जे हो गए, या ब्राह्मण को काफी दान दे दिए करता था। ठीक है, अब इस चक्कर में क्या हुआ कि हमें क्या दिखता है कि धीरे 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 कहीं ना कहीं जो राजकोष है वो खाली होने लगा।
ठीक है, जो अच्छी बात नहीं है, राइट। आगे देखेंगे तो ऐसे ही ब्राह्मण ने क्या कहा, कहीं ना कहीं इसका फायदा लिया इस व्यवहार का देवी चंद के, कि वो अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था, चापलूसी को काफी स्वीकारता था, तो इसका फायदा ब्राह्मण्स ने उठाया। वैसे ही एक और गुट आया था जो है बिस्ट, ठीक है, बिस्ट ये जाति है, इस समुदाय ने भी इसका काफी फायदा उठाया। जैसे इसमें हम देखेंगे कि देवीचंद वास्तव में एक दयालु और परोपकारी राजा था, जैसे कि मैंने बताया था कि देवीचंद अच्छा राजा है, जिसने क्या क्या किया था, उच्च पद पर बैठे ब्राह्मण अधिकारियों और महत्वाकांक्षी बिस्ट। अब ये महत्वाकांक्षी जो बिस्ट है, जो राजपूत है, महत्वाकांक्षी से मतलब है कि जिसको कितना भी दे दो उसको और चाहिए, यानी कि जो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही सोचता है। और महत्वाकांक्षी मतलब होता है कि जब कोई मंत्री जो होता है, जब वो राजा की गद्दी में बैठने का प्रयास करता है, तो उसे हम महत्वाकांक्षी कहते हैं, ठीक है। तो जब ये विश्व जो है, विश्व समुदाय जो है, ये महत्वाकांक्षी होने लगा, तो ऑब्वियसली इसके अंदर लालच आने लगा। तो इस लालच का भी जो मुआवजा है वो किसको चुकाना पड़ा, देवीचंद को। आगे हम देखेंगे, आगे की स्टोरी में हम देखेंगे क्या मिलेगा, कि चंद राजाओं ने परोपकारी निरंकुश के रूप में शासन किया। वे अपनी प्रजा को अपने बच्चे की तरह मानते थे, लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। जैसे मैंने बताया आपको कि पहले जितने भी हमारे राजा हैं, चाहे वो ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद से पहले चाहे वो भारती चंद है, रुद्रचंद है, सबने अपनी प्रजा का ख्याल रखा, परंतु वो ऐसे चापलूसी वाली बातें नहीं मानते थे, राइट। बट हमारा जो देवीचंद से ये समस्या शुरू हो गई, देवीचंद ने चापलूसी को माना, इसी का फायदा ब्राह्मण ने उठाया, इसी का फायदा जो हमारे विशिष्ट है समुदाय उसने उठाया। आगे देखिए क्या लिखा है कि वास्तव में ब्राह्मण अधिकारियों की मंडली जो शक्तिशाली थी और उच्च जाति के थे, ने स्वार्थी इरादे से इस योजना को विफल कर दिया। मतलब योजना को विफल कर दिया मतलब कि कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि एक 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 संबंध स्थापित हो रहा था धीरे धीरे। मतलब जो कहीं ना कहीं चहीते थे चंद वंशजों के, जब उन्हें दिख रहा था कि चंद वंशज जो हैं वो धीरे धीरे उनका जो वर्चस्व है वो समाज में खत्म हो रहा है, तो कुछ लोग थे जिन्होंने इसको दोबारा से स्थापित करने का प्रयास किया, पर उस प्रयास को कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण अधिकारी थे उन्होंने विफल कर दिया, ठीक है, विफल कर दिया। अब यहाँ पर आगे क्या दिखता है हमें, 1726 ईस्वी में हमें दिखेगा देवीचंद जो है उसको मार दिया जाएगा बिस्ट गुट के द्वारा, ठीक है, क्योंकि देवीचंद अब कहीं ना कहीं समझ चुका था कि जो बिस्ट समुदाय है वो उसका फायदा उठा रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों का बहिष्कार कर रहा है। तो इसीलिए देवीचंद जब कोई भी माफ कीजिएगा, देवीचंद कहीं ना कहीं ये योजना बना रहा था कि बिस्ट समुदाय को हटाया जाए, तो उतने में बिस्ट समुदाय ने एक कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र रच के देवीचंद को मार दिया। अब यहीं पर हम देखते हैं एच जी वॉल्टन साहब क्या कहते हैं। एच जी वॉल्टन साहब कहते हैं कि अब बिस्टो ने चंद परिवार के किसी संबंध को तलाश किया। देखिए आप क्या क्या पर क्या होता है, जैसे इसको आप ऐसे समझ पाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर के युद्ध के बाद, आप सभी जानते हैं जो बक्सर का युद्ध है वो कब हुआ था, 1764 में। और इसके एक वर्ष पश्चात 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। क्या क्या प्राप्त कर लिया था, दीवानी अधिकार, दीवानी राइट, यानी कि उनके पास अब शक्ति थी, वो कानून बना सकते हैं दीवानी मामलों में। फिर भी आपने देखा होगा ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कभी भी अपने आप को भारत का एम्परर नहीं घोषित किया, अपने आप को भारत का सम्राट घोषित नहीं किया, चाहे 1765 की बात हो। क्योंकि आप देखोगे 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, तो इसमें अभी भी हमने देखा था जो बहादुर शाह द्वितीय था, बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा गया, बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहा गया। तो बहादुर शाह जफर जो था वो 1857 में हमें क्या दिखता था, वो अभी भी मुगल एम्परर था, यानी कि भारत का वो एक सम्राट था। तो क्वेश्चन है कि ब्रिटिशर्स ने लगभग ये 90 सालों तक, चाहे ब्रिटिशर्स के पास शक्ति आ गई थी, पर उन्होंने 90 सालों तक सम्राट मुगलों को ही क्यों रखा है। इसके इसका जो सिंपल सा रीजन है, उसका रीजन ये है, उसका कारण ये है कि देखिए जो भारत की जनता थी वो एक ही चीज जानती थी कि हमारा जो सम्राट है वो एक मुगल शासक है, उन्हें मुगल शासक, इसीलिए वो जानते थे हम जो भी आज्ञा मानेंगे वो हम किसकी मानेंगे, मुगल शासक की मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो इसीलिए अंग्रेजों ने हमेशा एक कठपुतली की तरह मुगल शासक को स्थापित रखा, पर असल शक्ति उन्होंने खुद पे रखी। तो यही चीज यहाँ पर बिस्ट्रो ने भी करी।
तो बिष्ट ने क्या करा कि इन्होंने क्या करा कि जब देवी चंद को मार दिया गया इनके द्वारा 1726 में, तो इन्होंने कुछ ऐसा ढूंढा, मतलब इनको कोई ना कोई चंद वंश का ही खून चाहिए था, यानी कि चंद वंश का ही वारिस चाहिए था जो इनके इशारों में चले। तो इनको कहीं ना कहीं ज्ञानचंद का पोता मिलता है जिसका नाम है अजीत चंद। तो उसको ये अल्मोड़ा में बुलाते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अब अल्मोड़ा राजधानी बन गई है। अल्मोड़ा राजधानी कब से बनी है मैंने बताया है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये कब हुआ था? 1556 के 7 सालों के बाद, यानी कि 1563 से अल्मोड़ा राजधानी है चंदू की। तो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि अजीत चंद जो एक पोता है ज्ञानचंद का, उसको बुलाया जाता है और उसको राजा बनाया जाता है, और असल शक्ति बिष्टो ने अपने पास ही रखी है। ठीक है, तो ये बात अपनी याद रखिए कि अल्मोड़ा किसे बुलाया जाता है? अजीत चंद को। और अजीत चंद कौन है? ये आपका ज्ञानचंद का पोता है। राइट, आगे देखते हैं। तो इसके बाद हमें दिखता है जब ये इसको राजा घोषित कर दिया गया है अजीत चंद को, तो बिष्टो ने अपनी पूरी तरह से प्राप्त शक्तियों का पूरा आनंद उठाया। यहाँ पर पूरी तरह से। अब असल शक्ति तो बिष्टो के पास ही थी ना, तो इन्होंने काफी अपना फायदा उठाया, काफी भ्रष्टाचार किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है कि जल्द ही राज्य महल की साजिशों को ग्रस्त हो गया। इसके परिणाम स्वरूप 1700 ईस्वी राज्य के, अब आगे क्या हुआ, जब जब हमारे अजीत सिंह को थोड़ा सा भी शक होने लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है, ये इस लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, तो यहाँ पर दिखता है जो अजीत सिंह है वो क्या करेगा, वो इससे विद्रोह करेगा। परंतु अजीत सिंह को भी मार दिया जाता है 1730 में, यानी कि 4 साल में ही अजीत सिंह को भी खत्म कर दिया जा रहा है, क्योंकि देवी चंद को 1726 में मारा गया विष्णु के द्वारा, और 1730 में जो हमारे अजीत सिंह है उनको भी मार दिया गया। मैं फिर बोल रहा हूँ कि देवी चंद थे उनको कब मारा गया? 1726 में देवी चंद को मार दिया गया था, और देवी चंद के बाद बुलाया गया था अजीत चंद को, जिनको भी 1730 में मार दिया गया। ठीक है, और ये अजीत चंद कौन थे? अजीत चंद कौन थे? ये थे ज्ञानचंद के पोते, ज्ञानचंद के पोते। राइट, आगे देखते हैं। वॉल्टन कहते हैं कि सत्ता का एक संक्षिप्त अंतराल के बाद, मतलब इसके बाद क्या होता है, काफी अराजकता फैल जाती है जब अजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद हमें दिखता है एक नए शासक हमें दिखेंगे जिनका नाम है कल्याण चंद। कल्याण चंद कहीं ना कहीं जो बिस्ट्रो के जो गलत इरादे थे उससे कुमाऊं क्षेत्र को आजादी दिलाते हैं और एक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करते हैं। कौन? कल्याण चंद। और जो कल्याण चंद है वो असल में एक डोटी शाही परिवार के हैं। डोटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डोटी वाला जो क्षेत्र है वो आपका पश्चिमी नेपाल वाला है, जैसे ये वाला हिस्सा आपका नेपाल है, और यहाँ पर आपको पता है कुमाऊं है, कुमाऊं लगा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा आपका डोटी कहलाता है, पश्चिमी नेपाल वाला, जो बिल्कुल सीमा साझा करता है कुमाऊं के साथ। तो डोटी का असल में ये वंशज था कौन? कल्याण चंद, जो अब बैठ गया है एज अ चंदों का शासक, और जो कहीं ना कहीं एक बेहतर व्यवस्था लागू करता है, बिस्टो से आजादी दिलाता है, बिस्टो के जो गलत प्रयास था उससे आजादी दिलाता है कुमाऊं को। राइट, और ये जो हमें कल्याण चंद वाली बात पता चलती है, ये हमें एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ताम्र पत्र है, जो लखनऊ की लाइब्रेरी में रखा हुआ है, जिसकी संख्या 51.284 E73 है। हालांकि इतना आपसे कोई नहीं पूछता, बस ये याद रखिएगा कि लखनऊ की जो ताम्रपत्र है उसमें किसके बारे में पता चलता है, तो याद वहां पर आपने लिखना कल्याण चंद, कल्याण चंद। देखिए एक बालो कल्याण चंद्र भी था पहले, अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ा है बालो कल्याण चंद्र। बालो कल्याण चंद्र वो था जो वो दामाद बना था किसका? दामाद बना था किसका? ये बना था शोभा मल का। और शोभा मल क्या था? ये रोटी का राजा था। ठीक है, तो ये बालो कल्याण चंद अलग है, ये पहले वाला है जिसने कहीं ना कहीं कहा जाता है कि राजधानी बनाई थी 1563 में अल्मोड़ा को। ठीक है, तो ये बालो कल्याण चंद है। अभी हम बात कर रहे हैं कल्याण चंद की। राइट, ये बात आपने याद रखी है। आगे देखते हैं। अब ऐसा है कि जैसा भी हमने देखा एकदम कल्याण चंद आ गया था कुमाऊं में, और उसने क्या करा, जो अस्थिरता फैली हुई थी, एनार्की फैली हुई थी, अराजकता फैली हुई थी विष्णु और ब्राह्मणों की वजह से, तो उसको कहीं ना कहीं कल्याण चंद काबू में पड़ता है। पर होता क्या है कि कल्याण चंद कैसे पहुंच गया? कल्याण चंद पहुंच जाता है क्योंकि जिस हिसाब से आपको मैंने बताया था कि किस तरह से देवी चंद को मार दिया जाता है, फिर उसके बाद अजीत चंद को भी मार दिया जाता है, तो इसी तरह चंदों के कोई वंशज होते हैं जो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं डोटी वाले क्षेत्र में। डोटी मतलब पश्चिम नेपाल, और डोटी में आग्रह करते हैं डोटी के राजा से कि आप अपने पुत्र जो है कल्याण चंद को हमारे पास भेजिए और ये अब गद्दी पे बैठेगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि कहीं ना कहीं
अगर मैं ध्यान दूं, अगर आपको स्टार्टिंग अगर याद है तो सोमचंद जो है जिन्होंने स्थापना करी है, सोमचंद भी दामाद है किसके? दामाद है किसके? ब्रह्मदेव के। ब्रह्मदेव की जो बेटी है चंपा, उससे शादी करवाते हैं सोमचंद की। और जो ब्रह्मदेव है ये कत्यूरी वंश के हैं, कत्यूरी। और कत्यूरी वंश के बारे में ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इनका संबंध डोटियों से भी है। तो इसीलिए हमें दिखता है कि जो चंद वंश है और डोटी वंश है, इनका आपस में हमें कहीं ना कहीं एक संबंध दिखता है, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बालू कल्याण चंद जो था, उसका विवाह शोभामन की बेटी से भी किया था। तो इस तरह से हमें पता है कि चंदों का कहीं ना कहीं संबंध एक डोटियों से भी दिखता है, right? क्योंकि शादियां हुई थी आपस में। तो इसीलिए चंद वंश के कुछ लोग पहुंच गए थे डूटी में, और उन्होंने जो वहाँ राजकुमार है कल्याण चंद, उससे उनके पिता से आग्रह किया कि कल्याण चंद, क्योंकि उसकी बहादुरी के काफी किस्से थे, कि भेजे कुमाऊं में और कुमाऊं का जो साम्राज्य उसको संभाले। इसीलिए हमारे हमें दिखता है कि कल्याण चंद आ जाते हैं और कहीं ना कहीं बिस्टो और जो ब्राह्मिन्स हैं उनको काबू में रखते हैं, राइट। तो ये है आपके कल्याण चंद बहादुर 1730 से लेकर 1747, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली दिल्ली में बैठा है मोहम्मद शाह। दिल्ली में गद्दी में कौन बैठा है? मोहम्मद शाह। और इसको उपाधि दी गई थी रंगीला की। रंगीला, अब आप समझ सकते हैं रंगीला उपाधि मतलब होता था ये शराब और शवाब में मस्त रहता था। कौन? मोहम्मद शाह। तो यहाँ पर हम देखेंगे कल्याण चंद बहादुर जो है, जब वे सत्ता में आए तो उन्होंने बेईमानी से राज्य में व्याप्त गुटबाजी को दबा दिया। वो जो बेईमानी से जो पिस्ट बैठ गए थे, ब्राह्मण थे, उन सबको इन्होंने क्या करा? दबा दिया। और स्टार्टिंग जब कल्याण चंद्र का समय जो 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 शासनकाल शुरू हुआ था 1730 के दशक में, 1730 के दशक में, तो उस समय इन्होंने अल्मोड़ा में एक महल बनाया जिसको चौमहला कहा गया, चौमहल कहा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चौमहल जो है अल्मोड़ा में वो किसने बनाया है, तो वो है कल्याण चंद बहादुर ने बनाया है, ठीक है। और इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? राजबुंगा का जो शिलालेख है उसमें इनका नाम हमें दिखता है, किसका? कल्याण चंद बहादुर का। देखिए पहले वाले हैं बालो कल्याण चंद और दूसरे वाले हैं कल्याण चंद बहादुर, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य से उनके शासनकाल के दौरान कुमाऊं में विभिन्न गुट, मतलब वहां पर गुटबाजी हो गई थी। मतलब क्या था? कुमाऊं का जो साम्राज्य था वो अ, गुटों में विभाजित हो गया था। देखिए इसको कैसे समझेंगे, इसको इस तरह से समझेंगे। याद करिए जब मैंने आपको बताया था सोमचंद जब गद्दी पे बैठाया गया था, सोमचंद ने जब अपना साम्राज्य स्थापना शुरू किया था 1025 के आसपास से, ये माना जाता है 11वीं शताब्दी में सोमचंद ने क्या करा? अपना चंद वंशावली को स्थापित करने लगा। तो सोमचंद ने देखा कि जो कत्यूरों का जो साम्राज्य है वो काफी गुटों में दबा हुआ है। गुटों में जैसे मेहर है, ठीक है, ये हो गए, मेहर हो गए आपके, आई गेस नेगी हो गए, मेहर, नेगी, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग गुटों में विभाजित था। तो सोमचंद ने क्या किया? सभी को अच्छा अच्छा दर्जा दिया अपने प्रशासन में, और सभी को एक मत होके चले। तो यानी कि गुटबाजी कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि कतीरों के समय से, जब कुमाऊं कतीरों के पास था, तब से हमें गुटबाजी दिखती है, ठीक है। तो ये गुटबाजी हमें फिर दिखी कि जब जो हमारे कल्याण चंद्र बहादुर हैं, जब वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं पर गुटबाजी के कारण उनको नुकसान होता है। और इस गुटबाजी का फायदा कौन उठाता है? मोहन सिंह रौतेला, जिन्हें कुंवर मोहन सिंह भी कहा जाता है, ठीक है। इस गुटबाजी का फायदा फायदा कौन उठाता है? मोहन सिंह रौतेला, क्योंकि बहुत सारे लोग कल्याण चंद बहादुर को अपना राजा नहीं मानते। तो इसीलिए मोहन सिंह रौतेला इसका फायदा उठा लेता है। और ये भी याद रखेंगे मोहन सिंह रौतेला को ही कुंवर मोहन सिंह कहा गया। और इसने अपने आप को 1777 में अपने आप को क्या बना दिया था? कुमाऊं का राजा। तो देखिए 1777 में हमें दो दो कुमाऊं के राजा दिख रहे हैं। एक दिख रहा है हमें कल्याण चंद बहादुर, कुमाऊं का राजा, और एक दिख रहा है हमें कुंवर मोहन सिंह, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा याद रखिएगा कि कल्याण चंद बहादुर जो है, थोड़ा सा मैंने आपको बोल दिया कि 1777 में इसने अपने आप को, क्योंकि जो कल्याण चंद बहादुर का जो समय काल है वो 1747 तक माना गया, राइट। ये बात आपने याद रखनी, 1747। 1777 में तो जो आपका कल्याण चंद बहादुर था वो गद्दी पे नहीं था, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, राइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो उसके बाद क्या था? कल्याण चंद बहादुर, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात हमें दिखता है कि गुटबाजी हो जाती है, और गुटबाजी के बाद हमें दिखता है कि कुंवर मोहन सिंह क्या करता है? अपने आप को राजा घोषित कर देता है। लेकिन क्या है कि जो ऐसा होता है ना, कहते हैं कि जैसे अगर आपने बाहुबली मूवी देखी है तो एक कटप्पा जैसे बड़े भरोसेमंद हमारे कुछ
सेवक होते हैं। तो वैसे ही जो चंद शासक के कुछ मंत्रीगण होते हैं, और खासकर जोशी लोग, ठीक है, जोशी। अब आप कहेंगे जोशी भी ब्राह्मण होते हैं, पर जोशी जो थे ये ज्यादा, क्योंकि जोशी में पांडे भी आते थे, राइट, पर जोशी जो थे ये ज्यादा वफादार थे। तो इन्हीं जोशियों में से क्या होता है कि कुछ जोशी हमारे गढ़वाल का जो राजा है, जो ललित शाह है, उसके पास चले जाते हैं कि जो मोहन सिंह रौतेला है, इसने अपने आप को चंद का शासक घोषित कर दिया है, और जो कहीं ना कहीं एक एक अनुभवी शासक नहीं है, जो काफी करप्ट भ्रष्टाचारी शासक है। अगर ये गद्दी पे बैठेगा तो ये कहीं ना कहीं चंद वंश, माफ कीजिएगा, जो चंदों का जो क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र है, उसको तो बर्बाद करेगा ही, अपितु ये आपके गढ़वाल में भी कहीं ना कहीं समस्या कर सकता है। जो एक एक कुमाऊं और गढ़वाल का जो एक पवित्र, एक शांतिपूर्वक जो संबंध है, उसमें कहीं ना कहीं ये रोक लगा सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो इसीलिए क्या है, हमें दिखता है कि कुछ जोशी लोग जो है वो कहाँ पहुंच गए हैं, वो पहुंच गए ललित शाह, जो कि उस समय गढ़वाल का राजा था, उसके पास पहुंच गए। और मोहन सिंह जो होता जो गद्दी पे बैठ गया, उसको हटाने के लिए उसको आग्रह करते। तो इसके साथ क्या होता है कि कहीं ना कहीं अब एक युद्ध होगा, कि जोशियों के साथ जो ललित शाह है, जो गढ़वाल का राजा है, वो कहीं ना कहीं उनकी मदद करेगा, और एक युद्ध होगा जिसमें मोहन सिंह की हार हो जाएगी, मोहन सिंह रौतेला की हार हो जाएगी। ये आप देख पा रहे हैं, कुंवर मोहन सिंह या मोहन सिंह रौतेला, इनकी हार हो जाएगी। और उन्होंने, जो मोहन सिंह रौतेला है, उनको 1779 में कुमाऊं छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो कुमाऊं में अब कौन बैठेगा? कुमाऊं में अब कहीं ना कहीं ललित शाह का जो पुत्र है, जिसका नाम है प्रद्युमन शाह, वो गद्दी पे बैठेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो जोशी थे, उनमें से एक व्यक्ति थे हर्षदेव जोशी, जिनके आग्रह से कहीं ना कहीं ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह को राजा बनाया। तो हर्षदेव जोशी को कहीं ना कहीं पुरस्कार के रूप में प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, यानी कि जो राजा है वो बनेगा प्रद्युम्न शाह, जो ललित शाह का पुत्र है, गढ़वाल के राजा का। और इसका जो प्रद्युम्न शाह का जो मंत्री बनेगा, वो कौन बनेगा? हर्षदेव जोशी। ये बात आपने याद रखनी है। और फिर हमें दिखता है कि जो हमारे प्रद्युम्न शाह है, वो आगे चल के हमें दिखेगा कि वो अपनी शाह की उपाधि बदलकर अपने आप को चंद घोषित कर देते हैं, अपने आप अपने नाम के आगे चंद लगा देते हैं, और एक बहुत कुमाऊं क्षेत्र को एक शांतिपूर्वक वो इसको संभालते हैं, और तब तक संभालते हैं जब तक गोरखा का आक्रमण नहीं हो जाता कुमाऊं में। तो गोरखा का आक्रमण कुमाऊं में कब होता है? 1790 में। ये बात आपने याद रखनी है। और अब जो गोरखा वाला जो जो हमारा अध्याय है, वो दूसरा है, उसको हम गोरखा वाले अध्याय में देखेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अब कुमाऊं में किसका कब्जा हो जाएगा? गोरखा होगा। कब? 1790 से। तो यहाँ से हमारी ये श्रृंखला खत्म होती है, जो शुरू हुई थी सोमचंद्र से, सोमचंद्र से, जो अंत हो रही है आपके प्रद्युमन शाह से। अंत कहाँ हो रही है? प्रद्युमन शाह। अब हमारा एक और वंशावली है जिसे हम पढ़ेंगे। अब हम गढ़वाल का इतिहास लेंगे, गढ़वाल की वंशावली पढ़ेंगे। गढ़वाल में जो वंश है वो परमार वंश है, उसको पढ़ेंगे। और हमें फिर भी, जब हम परमार वंश को पढ़ते हैं, तो कुमाऊं के बारे में हमें और भी कुछ डेटा पड़ता है, मिलता है, सॉरी, डेटा मिलता है। तो यहाँ से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज आपकी जो वंशावली है कुमाऊं की, वो काफी हद तक हमने खत्म करी है, और काफी डेप्थ करी है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह समझ लेना है, देख लेना है, और फिर कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। तो यहीं से मैं ये सेशन रन करने जा रहा हूँ, और बहुत जल्द आपके समक्ष में लेके आऊंगा गढ़वाल का परमार वंश। ओके बाय गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद।